नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। ओमान के पास हुए अमेरिकी हमले में 2 भारतीय नाविकों की दुखद मौत के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच तनाव गहरा गया है। भारत ने अमेरिका से जवाब मांगा है। दूसरी ओर ट्रंप ने मोदी को लंबे समय से पीएम रहने के लिए बधाई दी, जिससे पीएम मोदी और घिर गए हैं। और क्या ट्रंप का दावा, भारत की नाराजगी और ईरान की आक्रामकता दुनिया को किसी बड़े तेल संकट की ओर ले जा रही है। साथ ही पीओके में सड़कों पर उतरे लाखों लोगों का गुस्सा पाकिस्तान की नींव हिला रहा है। इन तमाम खबरों का पूरा सच बस अगले कुछ मिनटों में, लेकिन बुलेटिन में जरूरी खबरें जाने उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। आप हमारा ये बुलेटिन सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। अमेरिकी हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत, भारत ने अमेरिका से जवाब मांगा। नाविकों की मौत पर पवन खेड़ा का मोदी पर हमला, आपके दोस्त भारत के दुश्मन क्यों? मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द होने पर कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। कांग्रेस टीएमसी विलय की अटकलों पर दोनों दलों ने दी सफाई, बोले ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। न्यूज क्लिक को राहत, हाईकोर्ट ने केस किया रद्द। हाईकोर्ट बोला मामला कानून के दुरुपयोग जैसा। अब शुरुआत करते हैं अमेरिकी हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत और ट्रंप की मोदी को बधाई से। ओमान के पास हुए अमेरिकी हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। वहीं एक भारतीय अब भी लापता बताया जा रहा है। यह हमला तेल टैंकर सेटे बेलो पर हुआ था। जहाज पर कुल 24 भारतीय नाविक सवार थे। अच्छी बात यह रही कि 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 लोगों को पता नहीं चल पाया और अब नाविक संगठन का कहना है कि उनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। अमेरिकी सेना ने हमले की जिम्मेदारी ली। उसका दावा है कि जहाज नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका के मुताबिक जहाज को रोकने के आदेश दिए गए थे, लेकिन निर्देश नहीं मानने पर कार्रवाई की गई। उधर भारत ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। भारत ने अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा भी की। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए चिंता जताई। साथ ही ओमान के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा है। भारत का कहना है कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। समुद्री रास्तों पर सुरक्षित आवाजाही बहाल की जानी चाहिए। एक तरफ भारत ने भारतीय नाविकों पर हमले को लेकर अमेरिका से नाराजगी जताई है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी कार्रवाई की शेखी बिगाड़ते नजर आए। उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का खुलकर बचाव किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने कई तेल जहाजों को सुरक्षित निकाला। ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई रात के अंधेरे में की गई। उनका दावा है कि ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की निगरानी क्षमता कमजोर है, इसी वजह से जहाज बिना रोशनी के आगे बढ़ सके। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि लाखों बैरल तेल निकाला गया। उन्होंने इसे अमेरिकी कार्रवाई की बड़ी सफलता बताया। उधर भारत लगातार अपने लापता नाविकों को लेकर चिंतित है। सरकार ने सुरक्षित समुद्री आवाजाही की मांग दोहराई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ट्रंप और मोदी की दोस्ती को लेकर सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर 2 खबरों के स्क्रीनशॉट साझा किए। इसके बाद उन्होंने तीखी टिप्पणी की। पहली खबर में ट्रंप मोदी को बधाई देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोदी को मजबूत, स्वस्थ और समझदार नेता बताया, लेकिन इसके साथ ही दूसरी खबर भी साझा की गई। यह खबर ओमान के पास हुए हमले से जुड़ी थी। इस हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, वहीं एक भारतीय अब भी लापता है। हमला टैंकर सेटेबेलो पर हुआ था। जहाज पर कुल 24 भारतीय नागरिक सवार थे। बाद में नाविक संगठन ने अब दावा किया है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति की तलाश अब भी जारी है। इसी घटना का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि मोदी के दोस्त भारत के दुश्मनों जैसी हरकतें क्यों करते हैं। 12 साल के कार्यकाल को बीजेपी सबसे लंबा कार्यकाल बता रही है और नेहरू से आगे निकलने का पीएम मोदी का दावा कर रही है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोदी को बधाई दी। कैबिनेट ने इसे भारतीय लोकतंत्र और जनता के भरोसे की जीत बताया। सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में कई बड़े बदलाव हुए। गरीबों को कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए कई योजनाएं लागू की गई। कैबिनेट ने यह भी कहा कि करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दों का भी जिक्र हुआ। मंत्रिमंडल ने विकसित भारत के लक्ष्य पर भरोसा जताया। कैबिनेट ने मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना भी की। साथ ही उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का विश्वास दोहराया। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
दरअसल मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था। यह फैसला बीजेपी की आपत्ति के बाद लिया गया। बीजेपी का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने हलफनामे में एक मामले की जानकारी नहीं दी। ये मामला तेलंगाना से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है ये कोई आपराधिक मामला नहीं। पार्टी के मुताबिक ये सिर्फ एक कानूनी नोटिस से जुड़ा मामला है। कांग्रेस का तर्क है कि चुनावी हलफनामों में केवल लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है, कानूनी नोटिस या शुरुआती कार्रवाई बताना जरूरी नहीं होता। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग भी पहुंचा। नेताओं ने नामांकन रद्द करने का फैसला वापस लेने की मांग की। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई चाहती है। ऐसे में सबकी नजर अदालत के अगले कदम पर टिकी हुई है। कांग्रेस और टीएमसी के विलय की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। दोनों दलों ने साफ किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल दिल्ली में हुई कुछ राजनीतिक बैठकों के बाद अटकलें तेज हो गई थी। कहा जा रहा था कि दोनों दल एक हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इन खबरों को गलत बताया। पार्टी नेता जयराम रमेश ने भी ऐसी रिपोर्टों का खंडन किया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। राजनीतिक मुद्दों पर तालमेल बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की बीच जो चर्चा भी हुई, दोनों नेताओं ने बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उधर टीएमसी इस समय अंदरूनी संकट से गुजर रही है। कई विधायक पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। सांसदों के बीच भी असंतोष की खबरें हैं। हाल के दिनों में कुछ नेताओं ने पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। ऐसे में विलय की खबरें भले गलत निकली हों, लेकिन विपक्षी राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा अभी भी जारी है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड करना है, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। राहुल को पीएम देखने वालों के लिए कांग्रेस का खुला संदेश। न्यूज क्लिक को राहत, हाईकोर्ट ने केस पूरी तरह रद्द किया। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान पर अमेरिकी हमला हुआ तेज और पीओके में बवाल, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। कांग्रेस और टीएमसी के विलय की चर्चाओं के बीच नया बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है वो कांग्रेस में आ सकता है। यह बात तब कही गई जब उनसे ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं की कला है, यानी दरवाजे बंद नहीं है। जब अभिषेक बनर्जी के बारे में पूछा गया तो जवाब वही रहा। कांग्रेस ने कहा, शर्त सबके लिए एक जैसी है। न्यूज क्लिक और उसके संपादक प्रवीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज पूरा मामला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से अपराध साबित नहीं होता, इसलिए इस मामले को आगे चलाना कानून का दुरुपयोग माना जाएगा। यही वजह है कि आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर भी रद्द हुई। इसके साथ ही ईडी की जांच और ईसीआईआर भी खत्म कर दी गई। मामला विदेशी फंडिंग से जुड़ा था। आरोप था कि न्यूज क्लिक को अमेरिका की एक कंपनी से निवेश मिला। जांच एजेंसियों का दावा था कि इस निवेश में नियमों का उल्लंघन हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा उस समय डिजिटल समाचार मंचों में विदेशी निवेश पर कोई सीमा नहीं थी। कंपनी ने पहले ही सरकार से नियमों पर स्पष्टीकरण भी मांगा था। कोर्ट ने यह भी माना कि शेयरों का मूल्यांकन तय नियमों के तहत हुआ। निवेश की कीमत दोनों पक्षों की सहमति से तय हुई थी। फैसले में कोर्ट ने ईडी को कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई निष्पक्ष पत्रकारिता पर मनमाना हमला लगती है। अब इस फैसले के बाद न्यूज क्लिक के खिलाफ चल रही पूरी कार्रवाई समाप्त हो गई है। इथेनॉल मिले पेट्रोल पर अब टैक्स हटा दिया गया है। अब 22 से 30% इथेनॉल मिला पेट्रोल सस्ता मिलेगा। इस खास पेट्रोल पर सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह हटा दी। इससे देश का पैसा बचेगा और कच्चा तेल कम मांगना पड़ेगा। अभी हाल ही में सरकार ने E85 पेट्रोल भी लॉन्च किया है। ये आम पेट्रोल के मुकाबले करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना का कहना है कि मिशन पूरा हो चुका है। हमलों में ईरान के निगरानी सिस्टम, संचार नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि यह कार्रवाई ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई। इन हमलों में अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और मरीन बल शामिल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने साफ कहा कि वो इसका जवाब देगा। इस बीच बहरीन में मिसाइल सायरन भी सुनाई थी। बहरीन में अमेरिकी सैनिकों की बड़ी मौजूदगी है और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तनाव और बढ़ेगा या फिर बातचीत की कोई नई कोशिश होगी। ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरानी सेना के संयुक्त कमान ने यह फैसला सुनाया।
आदेश के मुताबिक अब इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही नहीं होगी। इसमें तेल टैंकर और कारोबारी जहाज भी शामिल हैं, यानी दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक पर रोक लग गई है। इतना ही नहीं, ईरान ने कड़ी चेतावनी भी दी है। कहा गया है कि कोई जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक तेल व्यापार की बड़ी लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल पाता है। ऐसे में इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के तनाव का असर अब आम लोगों पर दिख रहा है। अमेरिकी हमलों में ईरान के 2 बड़े जलाशय क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद करीब 20,000 लोग पीने के पानी से वंचित हो गए। यह हमला ईरान के सिरिक और जास्क इलाकों में किया गया। हमले में वो जलाशय भी प्रभावित हुए जो आसपास के गांवों को पानी पहुंचाते थे। इसके बाद पूरे इलाके में पानी का संकट खड़ा हो गया। मुश्किल इसलिए और बढ़ गई क्योंकि तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों के लिए हालात बेहद कठिन हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इलाके में पर्याप्त भूजल भी मौजूद नहीं है। अब प्रशासन वैकल्पिक इंतजाम करने में जुटा है। प्रभावित गांवों तक पानी पहुंचाने की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल हजारों लोगों के सामने सबसे बड़ी चिंता पीने के पानी की है। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्सा उस गोलीकांड के बाद और बढ़ गया। कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई थी। इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई बताई जा रही। इसके बाद आंदोलन ने और रफ्तार पकड़ ली। लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी आवाज लगातार दबाई जा रही है। विरोध की अगुवाई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। इस संगठन पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है। अब पाकिस्तान प्रशासन भी सख्त कदम उठा रहा है। आंदोलन के नेताओं पर देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए। 4 नेताओं पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इतना ही नहीं, मुजफ्फराबाद जाने वाले रास्तों पर भी रोक लगाई गई है। मकसद प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकना है। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही दिख रही है, जितनी सख्ती बढ़ रही है उतना ही विरोध तेज होता जा रहा है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.